बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कंवल चीख उठा कराची के साथ आपको कहती हूँ खुशामदीद। जनाब, बहुत ही अहम प्रोग्राम आज मुरतब करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम है आज का। गौर से देखिएगा इस प्रोग्राम को और ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध गौर से देखिए इस प्रोग्राम को। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कराची एक ऐसी जगह पर वाक़या है, ऐसे खित्ते पे वाक़या है जहाँ पर कराची को चारों तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के हज़ार्ड्स ने अपने घेरे में ले रखा है। अगर हम बात करते हैं ज़लज़ले की, तो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ये कराची मौजूद है। खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त कोई खौफनाक ज़लज़ला कराची का मुंतज़िर है। अभी कुछ ही महीने पहले, एक डेढ़ महीने पहले ही एक झटका आया था ज़लज़ले का, तो उस वक्त ये सोच लेना चाहिए था कि ये अगर ज़लज़ला इंतहाई शिद्दत का हो गया किसी वक्त भी और ऐसी इमरजेंसी हुई, तो क्या कराची में हम लोग लाशें संभालने के लिए किसी भी इमरजेंसी में तैयार हैं? ये मेरे अकब में जो आपको समंदर नज़र आ रहा है ना, ये समंदर वो है जो हमारे इस कराची शहर से सतह ज़मीन से ऊपर है। खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी सुनामी हमें अपने घेरे में ले सकता है। कराची वालों को किसी वक्त भी ख़तरा लाहक हो सकता है हमें सुनामी का। आए दिन सुनामी की वार्निंग आती रहती है। हर कोई कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि किसी तूफ़ान की बाज़गश्त हमें सुनाई देती है। वो तो अल्लाह का करम है कि अभी तक हमको पे कि हम अभी तक उस तूफ़ान से महफूज रहे हैं। लेकिन कब तक, किसी दिन भी खुदा ना खास्ता ऐसी इमरजेंसी हो सकती है। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से, जिस तरीके से अब जो आपको बात बता रही हूँ, दरअसल ये वो पॉइंट है जो आपको समझना है। आपको 2015 में आने वाली वो हीट वेव तो याद होगी ना, वो कातिलाना हीट वेव जिसने कराची के शहरियों को इस तरीके से, उनको जान से और हर तरीके से हमने वो नुकसान देखा। ख़ास तौर पे जानी नुकसान इतना बुरे तरीके से पूरी दुनिया ने हमारे साथ देखा। कराची वालों की लाशें कैसे गल सड़ रही थी। क्यों गल सड़ रही थी? क्योंकि उस वक्त जो इक्का दुक्का फलाही इदारों के सर्द खाने थे वो नाकाफ़ी थे, और नाकाफ़ी होने की वजह से कराची वालों की लाशों को सिर्फ हमने ही नहीं, कराची वालों ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने गलते सड़ते देखा। मैंने खुद वहाँ पर जो रिपोर्टिंग की वो मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खौफनाक रिपोर्टिंग थी। मैं बरमला इस बात का इजहार करती हूँ। और इतने ख़तरात के बावजूद, इतने साल गुजरने के बावजूद, इतने एक अहम सबक हासिल करने के लिए हमें और कितने साल चाहिए? क्या हमने कोई सबक हासिल किया उस वाक़े से? आज अगर खुदा ना खास्ता फिर से कोई कोल्ड वेव या हीट वेव, क्योंकि देखें एक्सट्रीम हो रहा है, कराची का क्लाइमेट एक्सट्रीम हो रहा है, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या हमारे पास सर्द खाने मौजूद हैं सिंध हुकूमत के पास, या अभी भी उन्हीं फलाही इदारों पर रिलाई किया जा रहा है? वो फलाही इदारे जहाँ सर्द खाने मौजूद हैं, अब वहाँ पर कितनी की कैपेसिटी है? और वो क्या कहते हैं कि कल कोई इमरजेंसी इसी तरह की कराची में ऐसी इमरजेंसी होती है तो क्या वो तैयार हैं? पीडीएमए ये बहुत अहम इदारा है, ये हमें रेस्क्यू करने के लिए तैयार है? क्या ऐसी कभी सूरत हाल होती है तो क्या फिर से कराची वालों को रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ रिलाई किया जाएगा इन फलाही इदारों के सर्द खानों पर, या फिर से कराची वालों की लाशों को गलता सड़ता देखने का इंतज़ार किया जा रहा है? इस हवाले से आज हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अहम प्रोग्राम है, देखते रहिए और मेरे साथ रहिए। कोल्ड स्टोरेज। क्या आप जानते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है मौत। और मौत की कोई भी शक्ल हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इतनी तसल्ली रखना हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसके मरने के बाद या उसके प्यारे के मरने के बाद उसकी लाश गलने सड़ने से पहले महफूज कर ली जाए सर्द खाने में, ताकि सुपुर्द खाक करते वक्त उसकी लाश गलने सड़ने से पहले ही लहद में उतार दी जाए। कोल्ड स्टोरेज एक बहुत ही अहम मकाम है जिसको सर्द खाना भी कहा जाता है। कराची शहर में जहां हर तरफ खतरात ही खतरात हैं, कुदरती भी और गैर कुदरती भी, हर किस्म के हैजर्ड का सामना कराची को करना पड़ रहा है। जबकि कराची को खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त कोई भी बड़ी कुदरती या गैर कुदरती आफत अपने निर्गे में भी ले सकती है, क्योंकि कराची शहर वाक़या है एक टेक्टोनिक प्लेट पर जिसको ज़लज़ले की पट्टी कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ समंदर की मौजूदगी की वजह से आए दिन समुद्री तूफानों का भी खतरा मंडलाता रहता है। इसका एक ट्रेलर तो हम 2015 में देख ही चुके हैं, जब 2015 में आने वाली खूनी हीट वेव की वजह से कराची के लोगों ने और पूरी दुनिया ने कराची के लोगों की लाशों को कई दिन तक गलता सड़ता देखा, क्योंकि कराची शहर में
जितने कोल्ड स्टोरेज थे वो तो या नाकारा हो चुके थे बिजली के ना होने की वजह से, या इंतहाई नाकाफी थे। इतने बड़े सानहे के बाद भी अफसोस का मकाम तो ये कि सिंध हुकूमत को आज तक कोल्ड स्टोरेज बनाने का कोई ख्याल नहीं आ सका। आज भी हमारा तमाम तर इस मामले में इन्हसार फलाही इदारों पर ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कल अगर खुदा न ख्वास्ता कराची में किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी होती है तो क्या हमारे पास कोल्ड स्टोरेज मुकम्मल कैपेसिटी के साथ मौजूद है कि नहीं। चीख उठा कराची में आज हम उठाने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम स्टोरी, इस उम्मीद के साथ कि सिंध हुकूमत ख्वाबे गफलत से जागेगी और इस प्रोग्राम का नोटिस लेगी। इस वक्त हम लोग चीपा मैयत और सर्द खाने के बाहर मौजूद हैं और अभी चीपा सर्द खाने के और इस तमाम तर निज़ामत के जो तर्जुमान हैं चीपा के, शाहिद हुसैन साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बहुत अहम सवाल हमें पूछने हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले अब तक आपको समझ में आ गया होगा हमारे इंट्रो से कि सर्द खाने इस वक्त कराची में होना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, इससे इनकार नहीं, लेकिन मौत के बाद का जो ये कब्र तक जाने का प्रोसेस होता है, ये कितना आपके लिए और हमारे लिए और हमारी हुकूमत सिंध के लिए और रेलेवेंट इदारों के लिए मैटर करता है। आज के प्रोग्राम में हमारा ये मकसद है कि हम ये बराबर करा सकें कि सर्द खानों की ज़रूरत इस वक्त कराची में क्यों है। कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म होती जा रही है, मज़ीद कब्रिस्तानों की जगह बनाने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन फिल वक्त हम बात करेंगे चीपा के जो इंतज़ामिया है, चीपा के जो तर्जुमान है शाहिद हुसैन साहब से, और बहुत ही रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं इस हवाले से, वो हम उनसे पूछने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। अभी हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब तर्जुमान चीपा हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कि पेशतर हम उनसे बात करें, एक कन्फ्यूजन दूर करना आम लोगों की बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक होता है सर्द खाना और एक होता है जहाँ पर कफन दफन और गुस्ल का इंतज़ाम किया जाता है। और अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर और वहाँ पर कि यहाँ पर मैयत के गुस्ल का और कफन दफन का इंतज़ाम किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कोल्ड स्टोरेज और इस मुर्दा खाने को और जहाँ पर गुस्ल दिया जा रहा होता है, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर जाते हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे अब तर्जुमान चीपा शाहिद हुसैन साहब। शाहिद हुसैन साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने ना 2015 में एक क़यामत का मंजर देखा था कराची वालों ने, जब हीट वेव आई थी और कराची ने इतनी लाशों को कभी इससे पहले सड़ता हुआ इस तरह नहीं देखा था जैसे कि हमने उस दौर में देखा था। यानी कि 2015 से आज हम 2022 में दाखिल हो चुके हैं। हमने सर्द खानों की उस वक्त कमी का ऐसा हमने खमियाजा भुगता था कि मैंने अपनी आंखों से, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ, वो मंज़र मैं दोबारा नहीं देखना चाहती। इतना खौफनाक मंज़र था, लेकिन मैंने तो सिर्फ देखा था, आपने तो वो डील किया था, वो पूरा का पूरा उस पूरा जो सिनेरियो था वो आपके ही सामने हुआ था, आपने डील किया था उस पूरे। वो कितना मुश्किल था आपके लिए? 2015 में जब हीट वेव आया तो वो हमें एक सबक देकर गया। आज तक वो जो है, वो जो चीज़ें हमने देखी उस वक़्त, इतनी शिद्दत थी गर्मी की कि एक नॉर्मल इंसान बिलग रहा था तो एक डेड बॉडी कैसे ना ख़राब होती। और फिर लाइट की बंदिश ऊपर से, तो उस वक़्त हमने ये सबक सीखा कि जो काम हमें पहले करना चाहिए था, जो इंतज़ामात हमें पहले करना चाहिए थे, वो हम ना कर पाए। जब हमारे पर आफत आई, जब हमारे पर परेशानी आई तो हम परेशान हुए सर्द खानों के हवाले से, डेड बॉडीज़ को रिकवरी के हवाले से, क्योंकि उस दौरान इतनी मैयतें हो गई थी, अल्लाह माफ़ करे, कि हम आज तक वो जब मंज़र हमारे सामने आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक वो वक्त फिर दोबारा कभी ना लाए हम तमाम मुसलमानों पर। अच्छा शाहिद साहब, अल्लाह करे जिस तरह आपने कहा है कि वो दोबारा मंजर ना हमें देखना पड़े, लेकिन कुछ हकाइक हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि कराची समंदर के किनारे वाक़या है और आए दिन किसी न किसी समंदरी तूफ़ान की जो आमद होती है वो पलट जाता है, वो अलग बात है, अल्लाह का करम है, लेकिन ज़ाहिरी है कि हम इस ख़तरे को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि आइंदा भी ऐसा ही होगा। इसी तरीके से टेक्टोनिक प्लेट पे मौजूद है कराची, यानी कि ज़लज़ले की पट्टी पर मौजूद है कराची। खुदा ना खास्ता किसी दिन भी ज़लज़ला आया, ऐसा अल्लाह ना करे, तो क्या हालात हो सकते हैं मेरे से बेहतर आप जानते हैं।
सिंध हुकूमत या फिर किसी मतलब हुकूमती सतह पर कोई एक सरखाना इस वक्त मौजूद नहीं है, ये बात भी आप जानते हैं। तो ऐसे में कल करा अब सिर्फ ये कुदरती आफात नहीं, हमने देखा कि बल्दिया फैक्ट्री का जब वाक़या हुआ था, जो कि सरीहन एक इंसानी हाथ का नतीजा था, यानी कि उसकी वजह से जो था, यानी कि ये बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी, इसके अलावा दहशतगर्दी की हमने कई वारदातें इस वक्त देखी। अल्लाह का शुक्र है कि अभी दहशतगर्दी का खतरा नहीं है, लेकिन ये कब तक मौजूद नहीं है कराची में ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो, एक दुआ है हमारी, लेकिन इस खतरे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये तमाम तर अवामिल जो है ना, इनको देखते हुए और हुकूमती सतह पर सर्द खाने ना होकर सिर्फ डिपेंड आप और एक जो दूसरी फलाही इदारे हैं उनके सर्द खानों के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये कुछ ज़्यादा डिपेंड नहीं हो गए, डिपेंडेबल नहीं हो गए आपके ऊपर? मैं क्या कह सकते हैं, लेकिन इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो बड़े वाक़यात का आपने ज़िक्र किया, जैसे बल्दिया फैक्ट्री का सान्या हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा जो है दर्दनाक वाक़या था। और उसके बाद PIA क्रैशिंग वाला वाक़या हो गया, ये भी बहुत बड़ा एक वाक़या था। इसके अलावा जो हीट वेव था, इसके अलावा जो अब सर्दियाँ आ रही हैं, जो लोग सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिनके पास छतें कराची नहीं हैं। एयरपोर्ट पे जब आग लगी थी, बिल्कुल, आतिशबाजी का वाक़या हुआ था, उसमें बहुत लाशें गिरी थी। बहुत बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमारी जो नज़रों के सामने से गुज़रे हैं, जिनको हमने हैंडल किया, जो हमने देखे हैं, जिनमें हमने काम किया है। अब चीपा साहब की रहनुमाई में इस फ़िलाई इदारे ने मुखय्यर हज़रात की मदद से चीपा सर्दखाने को जो है उसको बड़ा एक गुंजाइशेबल बनाया है लोगों के लिए, कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो जाए तो इसमें जो है 200 प्लस के करीब जो है डेड बॉडीज़ रखने की जगह मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है। फिर उसके अलावा चीपा साहब ने जो है इतने बड़े शहर के लिए ये मोबाइल सर्दखाने की भी एक सहूलत अवेल दी लोगों को की है, कि कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसमें बड़ी तादाद में अमवात हो जाती हैं, जैसे PIA वाला वाक़या हुआ था। तो हमारा मोबाइल सर्दखाना जो है वो स्पोर्ट से जिना या कहीं भी उनके लवाकिन के घर तक पहुँचाने के लिए वो सहूलत फ़राहम कर सकता है, कि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कोई भी वाक़या होता है कराची शहर में, हमने तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए रेस्क्यू टीम, छिपा रेस्क्यू टीम इस वक्त मौजूद है, वो अपनी जो है ऑपरेशन काम मुकम्मल कर लेती है। खुदा न खास्ता जब स्पॉट पर जाती है तो हमें किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना काम शुरू कर देती है और इंसानी जान को नुकसान से बचने के लिए अपना काम करती रहती है, जब तक वो इंसान बाहिफाजत किसी भी ऐसी ख़तरनाक जगह से ना निकाले जाए जहाँ वो मुश्किल में फंसा हुआ हो। शाहिद साहब, शहर कायद की लगभग आबादी 2 करोड़ से ज़ायद है। ये बात मद्देनज़र रखिएगा कि हम कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। दुनिया के कई बड़े ऐसे ममालिक जो कि पूरे ममालिक हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा हमारा कराची का शहर है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं। ऐसे शहर के अंदर आपको लगता है कि इक्का दुक्का सिर्फ जो फलाही इदारे हैं वो ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने कितनी भी गुंजाइश बढ़ा ली हो, जब तक कि सरपरस्ती नहीं होगी हुकूमत की इस हवाले से, आपको लगता है कि इतने बड़े शहर का बोझ उठाया जा सकता है खुदा न खास्ता किसी भी एमरजेंसी में? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया जा सकता। ये तो 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल है। लेकिन जिस तरह हमने अपनी रिफॉर्म्स किए, छिपा फाउंडेशन की, छिपा साहब की निगरानी में मुखय्यर हज़रात की मदद से, तो इंशाल्लाह जिस तरह आगे जो है इदारे के वसाइल आते रहेंगे, इंशाल्लाह इसको जो है वसी तर वसी करते रहेंगे, ताकि कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कोई खला ना छोड़ा। शाहिद साहब, ये तो हो गई नेशनल डिज़ास्टर्स। हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई भी एमरजेंसी होती है या कोई दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाई होती है या XYZ को। एक और इस वक्त जो है वो आप कुदरती ही आफत इसे कह सकते हैं, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि पहले कोरोना में बेतहाशा कराची ने नुकसान बर्दाश्त किया, जानी नुकसान बर्दाश्त किया। तो लोगों को ये लगता है कि जो आप लोगों के सर्द खाने हैं वहाँ पर बॉडीज़ रखवाई जा सकती हैं और वो रखवा चुके हैं, तो क्या उनको भी ऐसी बीमारी की हालत में भी या ऐसी किसी वबा की हालत में भी आप लोग अपनी सहूलत फराहम करते हैं सर्द खाने की? जी बिल्कुल। कोविड में हमने बहुत काम किया है, लोगों को इन मुश्किलात से निकाला भी है हमने। शिफ्टिंग घर से करवाने के लेकर और हॉस्पिटल जो है पहुंचाने तक छिपा के रेस्क्यू टीम अलग से थी। इसकी तकरीबन कोई 100 के करीब इसकी गाड़ियाँ थी कोविड की, और 200 के करीब जो है रेस्क्यू रज़ाकार थे जो अलग ट्रेनिंग याफ्ता थे, जिनके पास किट्स मौजूद थी। वो हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई थी। तो जो अगर डेड बॉडीज़ भी कोई कोविड की आती थी तो उसके लिए एक अलग इंतज़ाम थे यहाँ पर छिपा में, तो उसके लिए अलग पैकिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि वो उसी तरह उसको गौसल दिया जाता है जिस तरह एक नॉर्मल बॉडी को दिया जाता है। बिल्कुल उसको अलग तरीके से गौसल होता है, उसको प्लास्टिक पैक करके
मैयत बॉक्स में उसको पैक करके फिर उसकी अलग एक सेपरेट जगह हमने बनाई हुई थी जहाँ वो बॉडी रखी जाती थी। तो इस दौरान चूँकि कोरोना की जो पहली लहर थी वो चूँकि बिल्कुल एक नई चीज़ थी, एक नई उफ्ताद थी, तो उस वक्त एक ये परसेप्शन था कि जो भी उन डेड बॉडीज़ को छुएगा या उन इवन के डेड बॉडीज़ के पास भी अगर रहेगा तो उसको भी खासे चांसेस थे कोरोना के लगने के। और कोरोना को लगने का मतलब लोगों के जहन में ये था उस वक्त के फौरी तौर पे आपकी कुछ दिनों में मौत वाक़या हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर खुदा न खास्ता चीपा के या किसी दूसरे के ऐसी खुदा न खास्ता कोई मौत तो नहीं हुई या फिर खुदा न खास्ता किसी की ऐसा कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन हमने फिर भी जो है एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए अपने अदाकारों को इतना रिफॉर्म्स किया हुआ था, उनकी किट्स थी, उनको इतनी फैसिलिटेट उनको किया हुआ था कि वो किसी परेशानी में ना आए। अच्छा, आपके पास जो सरदखाना है इसमें कुल कितनी गुंजाइश होगी? इसमें इस छिपा सरदखाने में जो है 200 से ज़्यादा जो है डेड बॉडीज़ रखने की गुंजाइश है, और इसमें जो है हमने अलग एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जो इस तरह की बॉडीज़ आती हैं उनको रखने के लिए अलग एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जहाँ पर तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए छिपा फाउंडेशन रज़ाकार जो है उस बॉडी को वहाँ रखते हैं। एक बॉडी को लगभग कितने अरसे तक के लिए स्टोरेज में रखने की गुंजाइश होती है और कब तक, कितने टाइम तक के लिए होती है? नॉर्मल बॉडी तो उसको हम रख लेते हैं छिपा सरदखाने में, क्योंकि हमारा वेल सरदखाना है, तो वो जो है तकरीबन कोई 3 से 4 दिन जो है वो अगर मौजूद रहे सरदखाने में तो उस बॉडी को कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, देखें, अगर वही वाली बात आती है, हम बात जो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं किसी भी कराची में होने वाली इमरजेंसी की, कि खुदा ना खास्ता फिर कभी ऐसा हो, तो 200 जगह तकरीबन आपके पास है सरदखाने के अंदर, 200 से ज़ायद उसको रखने की। खुदा ना खास्ता अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि हज़ारों की तादाद में, मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये चूँकि हम एक इमरजेंसी के हवाले से प्रोग्राम करें, हज़ारों की तादाद में एक दिन के अंदर होती हैं अमवात। कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, ज़लज़ला, खुदा ना खास्ता कोई तूफ़ान या कोई दहशतगर्दी का, तो खैर उसमें तो एक हद तक ही ज़ाहिर है उसमें लाशें आ सकती हैं आपके पास, लेकिन कुदरती आफात जो होती है ना वो बाज़ दफ़ा हज़ारों की तादाद में लोगों को लेके जाती है। हज़ारों की तादाद में अगर फ़ी बंदा आपके पास आए तब आपके क्या करें? देखें, अल्लाह ना करे हम इस मुल्क पर ऐसी कोई आफत आए, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा वाक़या होता है तो इंशाअल्लाह हमने आइंदा के लिए अपनी जो है रिफॉर्म्स ऐसी बनाई हुई हैं हमने इदारे की। छिपा साहब ने वगैरह अदा से मुतअद्दिद बार अपील की है कि खुदारा जो है अपनी ज़कात सदक़ात जो है इन इदारों को दे, छिपा फाउंडेशन को दें, ताकि ये अपना जो इदारा कार है खिदमत के काम का उसको वसी कर सके, ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें दिखा दें कि किस तरीके से कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज जो है वो यहाँ पर कितनी गुंजाइश है। हम ज़रा खुद भी ज़रा देखना चाह रहे हैं। हम इस वक्त छिपा के सरदखाने में आ चुके हैं। इस साइड पर आप देख सकते हैं कि ये सरदखाना है और इसमें अब तक चूँकि ज़ाहिरी नशरी तकाज़ों के पेश नज़र हम आपको अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन मैं चूँकि विज़िट करके आई हूँ तो तकरीबन 45 के करीब लाशें इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, इसमें से कुछ जो हैं वो उनके वारिस मिल चुके हैं, यानी कि उनके ऐसे हैं कि उनकी शिनाख्त हो चुकी है और उनके वारिस मौजूद हैं, कॉन्टेक्ट में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पुलिस हैंड ओवर करती है, कुछ ऐसी अनआइडेंटिफाइड यानी कि जिनकी कोई शनाख्त ना हो, ना मालूम हो, उनकी लाशों को सुपुर्द किया जाता है इन्हीं फलाही इदारों, यानी कि इसमें छिपा शामिल हैं और दीगर फलाही इदारे शामिल हैं, उनके सरदखानों को हैंड ओवर किया जाता है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये सरदखाने फलाही इदारों के हमारे पास ना हो तो हम लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए भी हुकूमती सतह पे एटलीस्ट कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर किसी के कोई लाश लावारिस है और कोई क्लेम करने के लिए उस लाश के लिए नहीं आता तो क्या होता है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, और अगर उसके बाद काफ़ी अरसे बाद वारिस ढूंढते ढूंढते उसके लवाहिकीन अगर आ जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है। आपको मेरे अकब में इस वक्त CPLC का डेस्क नज़र आ रहा होगा। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि हर फलाही इदारे के जहाँ जहाँ सरदखाने मौजूद हैं वहाँ पर मौजूद हैं। ये किस तरीके से काम करता है ये भी हम जानते हैं। शाहिद साहब, मेरे अकब में CPLC का डेस्क है, ये क्या काम सर्जन आप देता है इसका? यहाँ पे अगर ये डेस्क है तो इसका काम क्या है? CPLC और हमने नादरा से इश्तराक किया हुआ है छिपा सरदखाने को, ताकि कोई नामालूम ऐसी डेड बॉडी जो नाकाबिल शनाख्त है, जिसकी कोई आइडेंटिफाई नहीं हुई, उसका ये बॉडी यहाँ आने के बाद, थाना कार्रवाई के बाद या हॉस्पिटल की कार्रवाई के बाद वो बॉडी यहाँ आती है तो फिर उसका बायोमेट्रिक करते हैं। हमारे ये रज़ाकार बायोमेट्रिक करते हैं। वो बायोमेट्रिक जो भी होता है उसका जाता है नादरा में रिकॉर्ड।
CPLC में जाता है, वो उनके पास अगर कोई डेटा होता है, उनके नाम से कोई नंबर्स होते हैं या उनका कोई एड्रेस होता है या कुछ शनाख्त आती है, तो फिर उस एड्रेस पर या उस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि फ़लाँ जगह पर चीपा थाने में फ़लाँ शख्स की मैयत मौजूद है, आप आके देखिए, आपका ही कोई रिश्तेदार है या आपका कोई बहन भाई है। तो जब वो आते हैं शनाख्त करने के लिए, तो फिर उनसे इस CPLC और नादरा से हमें ये सहूलत मिलती है कि काफ़ी लोगों के माँ बाप बहन भाई मिल जाते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते काफ़ी देर तक। अगर किसी की लाश आइडेंटिफाई ना हो, आपको पुलिस हैंड ओवर करती है आपको लाश, यानी कि पुलिस भी आप ही के ऊपर रिलाई कर रही है एक तरीके से, वो आपके हैंड ओवर करती है लाश के, ये नामालूम लाश है, इसके वरसा का कुछ पता नहीं चल सका। तो जब वो लाश आपके पास आती है और 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं, उसके लवाहिकीन का पता नहीं चलता है, उसकी शनाख्त नहीं हो पाती है, तब क्या फिर होता है? आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? जब किसी ऐसी बॉडी की शिनाख्त नहीं होती तो फिर वो जो है हम चीपा कब्रिस्तान है वहाँ तदफीन करते हैं थाने की अप्रूवल के बाद। ये कब्रिस्तान हमारा कुरंगी चक्रा गोड में बना हुआ है, जिसमें हमने जो है मखसूस एक जगह ली हुई है जहाँ पर हम जो है ये तदफीन करते हैं। मुकम्मल जो है पक्की कब्र बनाते हैं ताकि कोई शख्स उस मैयत के जो वर्सा कभी भी आ सकते हैं, तो उस मैयत की जब तक कोई शिनाख्त नहीं होती तो वो नामालूम के नाम से उसकी एक तख्ती लग जाती है, कुतबा लग जाता है कि ये नामालूम है, फ़लाँ थाने की हदूद से और फ़लाँ हॉस्पिटल से ये बॉडी आई थी। फिर वो रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटराइज हो जाता है। वो जब भी आते हैं फिर हम उनको तस्वीर के साथ, कब्र की तस्वीर के साथ और उसका पूरा सर्टिफिकेट, कब्र का सर्टिफिकेट वो देते हैं उनको। शाहिद साहब, आप जानते हैं कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर सिर्फ बल्कि अब तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने मकामी लोग हैं, यानी कि कराची के अपने लोग हैं, उतने ही कराची से बाहर के लोग भी आए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं रोज़गार के लिए यहाँ पर, और ज़ाहिर है कि उनका तो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं होता, उनकी फैमिलीज़ भी बाहर होती हैं। उनके लवाहिकीन बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे इलाकों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर उनको इतना एक्सेस नहीं हो पाता है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है। यहाँ तक कि मैंने तो कुछ अपने इल्म में ऐसे भी मेरे वाक़यात आए हैं कि जहाँ पर 1-2 साल बाद लवाहिकीन जो है वो उनको पता चला है कि उनका प्यारा इस दुनिया से जा चुका है। अब वो ढूंढते ढूंढाते आते हैं यहाँ पर। तो क्या आप 1-2 साल बाद के भी अगर बाद में कोई आएगा, कोई वारिस आएगा या लवाहिकीन आएंगे, तो आप आराम से उसको उस कब्र तक पहुँचा देंगे उनके उस प्यारे की? जी बिल्कुल, हमारे पास माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम है, कंप्यूटराइज़ है और उस कब्र के हवाले से हमने मैकेनिज़्म ये रखा हुआ है कि हमने वहाँ चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। और मैं आपके चैनल की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि हमें कब्रिस्तान की बहुत अशद ज़रूरत है। 3 करोड़ रुपए की 3 करोड़ की आबादी है, इसमें कब्रिस्तान हमारे पास नहीं है। हमने एक प्राइवेट कब्रिस्तान में एक जगह ली हुई है जहाँ हम तदफीन करते हैं भारी मुआवजे के एवज़। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है मुखय्यर हज़रात से या सिंध गवर्नमेंट से कि वो हमें कब्रिस्तान की जगह दें ताकि हम ये अपना काम थ्रू प्रोसेस कर सकें। यानी कि आप भी इस बात को मान गए ना, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कराची में सिर्फ सर्द खाने ही कम नहीं पड़ गए, इसकी ही सिर्फ ज़रूरत नहीं है, मज़ीद कब्रिस्तानों की भी ज़रूरत है। और अब तो इस बात का इन्होंने भी खदशा ज़ाहिर किया है कि कब्रिस्तान हमें या तो हमें दे दिया जाए, क्योंकि कब्रिस्तान में इस वक्त अगर इस वाले से बात की जाए तो कब्रिस्तान वाकई ही में इस वक्त कराची की बड़ी ज़रूरतों में से आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन जाएगा। उससे पहले ही कब्रिस्तानों की जगह निकालिए हजूर। हम ईदी सर्द खाने में मौजूद हैं सोहराब गोट में, और ईदी का ये सर्द खाना ये एक कलीदी किरदार अदा करता है। आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगाएं कि सोहराब गोट की जो शिनाख्त है वो ये सर्द खाना है। हम अक्सर बात करते हैं ये सोहराब गोट ईदी सर्द खाने के करीब, मतलब इसकी ये वैल्यू है इस सर्द खाने की। एक बहुत पुराना और एक अरसे दराज से कराची को सर्व करता हुआ ये सर्द खाना है। कोई भी डिज़ास्टर हो उस वक्त ईदी का नाम, जिस तरीके से आपको एक्टिव नज़र आते हैं इनके कारकुनान, ईदी की एम्बुलेंसेस हों या फिर ईदी की कोई भी ऐसी कार्रवाई हो जो कि इमदादी कार्रवाई हो या फिर रेस्क्यू कार्रवाई हो या फिर लाशों के अगर हम बात करें तो कितना भी बड़ा डिज़ास्टर आया हो, इस ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में अगर कोई डिज़ास्टर आया तो सबसे पहले फ्रंट फुट पे आकर रज़ाकाराना तौर पे अपनी खिदमत कोई अगर इदारा पेश करता है तो वो है ईदी का। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान ईदी सेंटर, और सरथाने के हवाले से जब हमने बात की तो ऑफ द कैमरा हमने जब डिस्कस किया तो यकीन करें कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात हुए इसी हवाले से कि अगर कल कला खुदा न खास्ता कराची पे कोई ऐसी उफ्ताद आ गई तो क्या सिचुएशन होगी। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे
हम कुछ उनमें से सवाल जो है वो ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ज़हीर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, बहुत एक अहम मसला। अच्छा, ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कराची में, मुल्क में कोई ऐसी उफ्ताद आई हो, चाहे वो कुदरती आफत हो या फिर कोई इंसानी अलमिया हो, सबसे पहले आप लोग जाते हैं, आप करते हैं। इस मेरे तजर्बे से कहीं ज़्यादा तजर्बा आपका है। मुझे ये बताइएगा कि 2015 में आने वाली जो हीट वेव थी, उससे पहले बल्दिया फैक्ट्री का जो वाक़या हुआ था जिसमें लोग ज़िंदा जल गए थे 300 के करीब, उससे भी पहले अगर हम देखते हैं, बल्कि उसके बाद हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे आते दहशतगर्दी के वाक़े में जो आग लगी थी उसमें जो कैजुअल्टीज़ हुई थी। इसी तरह से एक बहुत लंबा चौड़ा एक सिलसिला है कराची में इस तरह का कि जिसमें बाकायदा तौर पे सर्द खानों की ज़रूरत को महसूस किया गया। ख़ास तौर पे हीट वेव के बाद तो इसको ख़ास तौर पे महसूस किया गया जब हमने और आपने कराची वालों की लाशों को लिटरली सड़ता हुआ देखा था, सर्द खाने ना होने की वजह से। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि हमने इन वाक़यात से कोई सबक हासिल किया है कि हमारे पास सर्द खानों की कमी है, हुकूमत सिंध वगैरह इन्होंने कोई सबक आपके ख्याल में हासिल किया है अभी तक या नहीं? नहीं, जहाँ गवर्नमेंट अपने तौर पे जो भी करे, पर हीट वेव के बाद फैसल हदी साहब ने ये महसूस करा कि हमारे पास जो दो बड़े सर्दखाने हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ा किसी के पास नहीं है, उन्होंने महसूस किया कि इसके अलावा और बैकअप के लिए हमें मज़ीद ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने 5 मोबाइल सर्दखाने बनाए, कंटेनर मूसा लाइन में, एदी कुरंगी सेंटर चाइल्ड होम में रखा। इसी तरीके से स्टैंड बाई उन्होंने 5 मोबाइल सर्दखाने बनाए ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो ये उसके बैकअप में काम आ सके। ज़हीर साहब, आप जानते हैं कि कराची शहर की अगर सिर्फ बात की जाए ना, तो कोई अल्लाह का कोई मौज़ा ही है जो अभी कराची को खुदा न खास्ता इस किस्म के किसी हैज़र्ड का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा जिसके गर्दाब में इस वक्त कराची सेंटर में मौजूद है। अगर आप देखें, समंदर यहाँ पर है, आए दिन कोई ना कोई समंदरी तूफ़ान आता है, वो तो अल्लाह का करम है कि वो वापस पलट जाता है, लेकिन इस ख़तरे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर, यानी कि ज़लज़ले की पट्टी के ऊपर ये शहर कायद मौजूद है। खुदा न खास्ता एक ज़लज़ला आ गया तो गुलिस्तान जौहर से खुदा न खास्ता जो लाशें निकलेंगी ना, वही सिंध हुकूमत की टांगें काँप जाएंगी, हाथ खड़े कर देंगे वो। अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह का कोई भी अगर मामला होता है, दहशत गर्दी के मामला अलग से हो सकते हैं, अभी अमन है, लेकिन किसी वक्त भी अगर ये चिंगारी भड़क उठी खुदा न खास्ता, तो हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए ना। तो मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त सरथानों की जो कैपेसिटी है कुल मिला के, जितने भी फलाही इदारों के सरथाने, इतनी है कि कोई बड़ा डिज़ास्टर हो गया तो हम लोग अब की बार लाशों को गलता सड़ता हुआ ना देख सकें? नहीं, सुनामी जैसा अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए तो मैं कहता हूँ पूरी कराची में इस टाइम जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं वो नामुमकिन है कि उसमें कैपेसिटी इतनी हो, और इसके डबल की ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए। और गवर्नमेंट को और लोगों को भी चाहिए कि इस किस्म की मज़ीद बैकअप के लिए तैयारी ज़हनी तौर पे रखे, क्योंकि आए दिन अलर्ट आती रहती है कि सुनामी का ख़तरा है, या कोई जैसे 2010 में बारिशें आई थीं, उस दौरान तो हमारे पास पहले ही ऐसा वाक़या हुआ था कि हमारी सर्द खाने भर गया, गाड़ियाँ एम्बुलेंसों में बॉडियाँ थीं, फौरी दफनाते थे और लोगों को जो शनाख्त करा के उनके हैंड ओवर करके मज़ीद गाड़ियाँ डेड बॉडियाँ लेके आती थी। वो फर्स्ट टाइम था जो हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत और कमी महसूस हुई। ठीक है, अभी आपके सरदखाने के अंदर लगभग कितनी की जगह मौजूद होगी? अभी हमारा जो सराबगोट पे सरदखाना है, इस पे 200 बॉडियों की जगह है हमारे पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ ईदी को सबसे पहला नाम जो आता है ना जहन में, कोई भी ऐसा मामला होता है तो उस वक्त ईदी का सबसे पहले नाम आता है। मुझे ये बताइएगा कि 200 डेड बॉडीज़ को कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह इस वक्त आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं यौमिया, किसी डिज़ास्टर के बगैर यौमिया जो अमवात का शरह है इस वक्त कराची में, अगर उसका पूछूं तो उसमें लगभग आपके पास यौमिया कितनी डेड बॉडीज़ आती हैं? ये हालात मौसम के ऊपर होता है। जैसे आजकल मौसम चल रहा है, इसमें थोड़ी अमवात रेशो बढ़ा हुआ है, तो हमारे पास इस टाइम 50 बॉडियाँ तकरीबन डेली आती हैं। 50 बॉडीज़? आपने नोट किया होगा कि 50 की ही गिनती तकरीबन मुझे इससे पहले हम जब छिपा के उस पे मरकज़ पे गए थे तो हमें ये बताया गया था कि इन दिनों में तकरीबन 50 के करीब बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। और हम जब यहाँ पर आए, ये नॉर्मल हालात हैं, इधर भी इनका ये कहना है तकरीबन 50 के लगभग बॉडीज़ इन दिनों में आ रही हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि कराची में फ़ी दिन, फ़ी यौमिया
कितनी डेड बॉडीज़ जो हैं वो कलेक्ट करता है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्टोरेज आपके लिए, कोल्ड स्टोरेज डेड बॉडीज़ के लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि सर्दी की ये लहर चल रही है, इस दौरान में अगर ज़्यादा लाशें आ जाती हैं तो उसका कोई प्रोसेस कोई ख़ास होता है, या जो भी लाश आपके पास आएगी आप आराम से बगैर उसको जो है उसको मतलब ये देखे बगैर कि ये किसकी है, आप उसको एडमिट कर लेते हैं अपने पास? डेड बॉडी का तरीका होता है ना, इस टाइम हमारे पास जितनी डेड बॉडियाँ हैं और जो मौसम और हालात के तहत अभी इतनी कैपेसिटी है कि जो हमारे अंडर कंट्रोल है। अगर खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मौसम जो है बच्चों और बूढ़ों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो अमवात रेशो भी ज़रा उधर ही चला जाता है। तो ये अभी तो कंट्रोल में है, हालात इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर उसके बारे में सोचेंगे। और हमने बैकअप के लिए कोल्ड स्टोरेज, मोबाइल कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ है, उस पर वर्क करेंगे, पर अभी हमारे हालात जो हैं कंट्रोल में। ओमिक्रॉन फिर से सर उठा रहा है, और जिस तरह लोगों का रवैया है, जितनी गैर संजीदगी इस वक्त कोरोना के हवाले से लोगों में हम देख रहे हैं। पहली लहर में तो फिर भी लोगों ने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर ये साबित किया था कि कोरोना को वो सीरियस लेना शुरू हो गए हैं जब इतनी सारी अमवात हुई। लेकिन अब इतनी अमवात होने के तकरीबन 30,000 से ज़्यादा तकरीबन अमवात तकरीबन हो गई हैं, तकरीबन 30,000 के तो हो ही गई ना अराउंड पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अमवात कोरोना की वजह से। और कितने इस वक्त केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन लोगों में संजीदगी नहीं आ रही है। किसी किस्म की एहतियात अभी आप नहीं देखेंगे। तमाम लोग इम्यून जैसे हो चुके हैं, और वैक्सीन लगाने के बाद इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि आप जो हैं वो एहतियात छोड़ दें। कल खुदा ना ख्वास्ता अगर तमाम चीज़ों को देखते हुए आप ये देख रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना की वजह से फिर से एक दफ़ा अमवात पहली लहर जैसी होती हैं, तो भी क्या ये स्टोरेज काफ़ी होंगे आपके पास? हाँ, क्योंकि ज़्यादातर कोरोना या इस किस्म की जो बॉडी होती है वो वर्षा हैंड टू हैंड ले जाते हैं, इधर लाते हैं, गुस्ल करवाते हैं और तदफीन होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रिजर्व नहीं करते हैं। और आपने देखा कि कोरोना में पूरे कराची में सिर्फ एदी सेंटर ऐसा था जो कि कोरोना की डेड बॉडियाँ लेता था और उन्हें गुस्ल कफन जो SOP के तहत करते थे और तदफीन होती थी। लिहाजा अभी तो हालात जैसे भी हैं आप देख रहे हैं कि कंट्रोल में है। अभी अमवात का रेशो इतना नहीं है, अगर हुआ तो उस हालात को भी इंशाल्लाह करेंगे। और फैसल भाई और साद एदी, अहमद एदी लोग इस पे काफ़ी वर्क किया है, और कोरोना पे उन्होंने काफ़ी स्टडी करी थी और हम सबको काफ़ी हदायत दी थी और उस पर अच्छा वर्क हो गया था। अभी आपने देखा होगा, मैं भी आपको लेके जाऊंगी अंदर सर्द खाने में कि इनका सर्द खाने में कितनी कैपेसिटी है और किस तरीके से अगर कोई लाश आती है, चाहे वो आइडेंटिफाइड हो या फिर अनआइडेंटिफाइड हो, उसको किस तरीके से दाखिल किया जा सकता है, वो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपने प्रोग्राम के अब तक के हिस्से में आपने एक चीज़ नोट की कि जो हम पहले गए छिपा, वहाँ पर उन्होंने कहा कि 2015 की हीट वेव के बाद ज़रूरत महसूस की रमज़ान छिपा साहब ने कि इसको अब हमारे पास स्टोरेज नाकाफ़ी हैं, हमें मज़ीद इसमें इजाफ़ा करना होगा। तो फिर जो मोबाइल कोल्ड स्टोरेज जो थे उनका अमल में वो आए और वो सर्व कर रहे हैं। इसी तरीके से ज़हीर भाई ने जिस तरीके से कहा कि 2015 की हीट वेव के बाद हमने ये महसूस किया, यानी कि फैसल ईदी साहब ने ये महसूस किया कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में, हमें भी कुछ इस तरीके से अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने भी इसी तरीके से मोबाइल सर्द खाने का उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको एक्टिव करते हैं। लेकिन कहीं भी आपको ये सुनाई दे रहा है कि सिंध हुकूमत को या फिर हुकूमती इदारों को इस चीज़ का कोई इदराक हो, उन्होंने कोई इस हवाले से कोई काम किया? कहीं से आपको कोई एक भनक भी सुनाई दे रही है कि सिंध हुकूमत ने इस हवाले से क्या किया है? ये क्या सिर्फ फलाही इदारों का काम है? सिंध हुकूमत पल्ला झाड़ के बैठी हुई है। सिंध हुकूमत की तरफ से एक पैसे का भी अगर कोई इस हवाले से एफर्ट है तो वो ज़रा मुझे भी बता दें। फिलवक्त मैं आपको लेके जा रही हूँ ईदी सर्द खाने में, देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से लाश को लाया जाता है और किस तरीके से उसको रखा जाता है। मैं अब इस सर्द खाने में आ चुकी हूँ, ईदी का सर्द खाना सोहराब घोट पर जो मौजूद है। मेरी नज़रों के सामने जहाँ पर गुस्ल दिया जाता है मैयत को यहाँ पर आने के बाद, और मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है ये है कोल्ड स्टोरेज। इलियास साहब से बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर मुझे पूछना है, और ये अहम सवाल क्या है हम पूछेंगे। इलियास साहब, एक कोल्ड स्टोरेज में तकरीबन लगभग क्या क्या उसकी ज़रूरियात होती हैं? कितने AC चाहिए उसके चाहिए होते हैं, चिलर चाहिए होते हैं? एक अप्रॉक्सीमेटली एक रफली अगर आइडिया मैं आपसे पूछूं तो एक कोल्ड स्टोरेज पे कितनी की लागत आती है? जहाँ तक लागत का ताल्लुक़ है वो तो अपनी जगह है, सबसे बड़ी बात होती है जगह हमें इतनी मिली हुई है और हमारे 2 यूनिट काम कर रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता एक यूनिट ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा यूनिट ऑन कर देते हैं।
और इसीलिए हमारे पास जगह भी ज़्यादा है और यूनिट 2 हैं। हमें इस किस्म की कोई परेशानी, लागत तो आपको पता है जितनी भी लगा दें इस पे कम है। सबसे ज़्यादा तो इस टाइम हमें के इलेक्ट्रिक का जो बिजली का बिल है वही इतना हैवी हो जाता है कि 24 घंटे सरखाना चलाना पड़ता हैगा और इसमें बॉडियाँ आती रहती हैं और डिस्चार्ज होती रहती हैं, काम चलता है। तो आपको पता है कि इस पे लागत तो ज़्यादा से ज़्यादा ही है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब चूंकि हम कराची वालों के पास ले देकर ये फलाही इदारों के सरखाने हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे कि 2015 की हीट वेव में एक जो और बड़ा जुल्म हुआ कराची वालों के साथ, वो ये हुआ कि एक तरफ लाशें गिर रही थी, दूसरी तरफ सरखाने नहीं थे, और जो सरखाने थे के इलेक्ट्रिक की जानिब से वहाँ पर लाइट नहीं थी। उन दिनों में कराची में लाइट का इंतहा से ज़्यादा बुरा हाल था और लाइट ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, जो कि मैंने भी देखा और आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा। इसके अलावा पानी भी नहीं था कि लाशों को नहलाने के लिए पानी तक नहीं था। एक अजीब, एक क़यामत सुगरा का मंजर आपने भी देखा और मैंने भी देखा। मुझे ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि दोबारा से कोई खुदा न खास्ता ऐसी इमरजेंसी होती है और फिर एक दफ़ा लाइट का इसी तरीके से मसला होता है, यानी कि के इलेक्ट्रिक इसी तरीके से बिजली फराहम करने से कासिर होता है, पानी नहीं होगा, तो फिर आपको क्या उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है खुदा न खास्ता? ये हमने बहुत पहले से ही इंतज़ाम करा है। हमारे पास 100 kV का जनरेटर है जो स्टैंड बाई होता है। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा लंबा टाइम या बारिशों के दिन या इसी किसी में इमरजेंसी में लाइट जाए तो हमारा जनरेटर ऑन हो जाता है और उसी से हम काम लेते हैं। हमें यह है कि लाइट के लिए अगर हमें एक हॉटलाइन अलहदा से दे दी जाए कि अगर कहीं लोड शेडिंग होती है तो हमारी लाइट ना जाए, क्योंकि हमारा काम ऐसा है 24 आवर का, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है, कोई ऐसा खुदा ना खास्ता, हम सिर्फ कुदरती आफात की क्यों बात करें, खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, ट्रेन का हादसा हो जाता है, कोई बस का ऐसा हादसा हो जाता है, या फिर इस तरह का कोई ऐसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर बहुत बड़े पैमाने पे कोई ऐसा खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में कोई एक्सीडेंट हो, अब जाहिर है कि वो इतनी इमरजेंसी का वक्त होता है कि किसी की शनाख्त करने का आपको टाइम मिलता है, किसी के साथ शनाख्ती कार्ड होता है, किसी का नहीं होता, तो ऐसे में क्या आपके पास ऑप्शन होता है उनको कोल्ड स्टोरेज में उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने का? देखिए, पहले जो हमारी तादाद जो बग़ैर शिनाख्त की डेड बॉडियों की बहुत तादाद थी, जो हम तकरीबन 93,000 बॉडियाँ दफना चुके हैं। अब 2 सिस्टम हो गए हैं, एक तो CPLC ने थॉम सिस्टम लगा दिया है, तो अगर किसी का NIC बना है तो थॉम से हम उसका एड्रेस ले लेते यानी हैं, कि बायोमेट्रिक के ज़रिए। बायोमेट्रिक के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं का भी एड्रेस होता है तो हम अपने सेंटर को इतला करते हैं, वो उनके घर जाके उनको इन्फॉर्म करता है, वो लेने आए या ना आए, हमारा फ़र्ज़ तो हो जाता है कि उनको इतला पहुंच गई। दूसरा ये है कि अब DNA हो गया, अगर बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा कि जहाज़ वाला हादसा हुआ था उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उसे उनमें का तो बायोमेट्रिक भी नामुमकिन था, तो वो फिर DNA के ज़रिए हुई, उसमें टाइम लग जाता है और वर्षा बेचैन होते हैं कि बॉडियाँ हमारे हवाले हों, पर जब तक कंफर्म नहीं होगी तो इसलिए मुश्किल होती है। तो DNA के बाद जब रिपोर्ट आती है उनके हैंड ओवर कर देते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन डायरेक्टर PDMA सैयद शुजात हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त। सबसे पहले तो शुजात साहब, मैं खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम चीख उठा कराची में आपको। अच्छा, एक बड़ा हम सवाल लेके आपके पास आए हैं, इनफैक्ट के 3 सवाल सिर्फ मैं आपसे करूँगी और वो 3 सवाल बहुत ज़रूरी हैं, आप ही से किए जा सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या इस बात का इदराक है कि इस वक्त कराची ऐसी जगह पर मौजूद है जो कि टेक्टोनिक प्लेट पर है और ज़लज़ले की अच्छी खासी थ्रेट इस वक्त कराची में मौजूद है। अभी हम कोई 1-1.5 महीने पहले देखते हैं कि एक झटका हमें लगा था, कराची वालों ने कुछ इलाकों में ज़लज़ले के झटके हमने देखे थे। तो अगर खुदा ना खास्ता कल कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जो कि इमरजेंसी की सूरत हाल कहलाती है ऐसे हवाले से, तो जो PDMA है वो क्या इस हवाले से अवेयर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि PDMA इस हवाले से अवेयरनेस भी है और PDMA ने इसके हवाले से कुछ काम किए भी हैं और कुछ काम करने जा भी रहा है। सबसे पहले तो आपको ज़लज़ले के हवाले से बताऊँ, हमारी एक अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है
जो कि केएमसी के पास है, उसका ऑफिस है यहाँ सोहराबगढ़ पे है। वहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद है, उनके पास इक्विपमेंट भी हैं, और वो जब छोटा मोटा डिज़ास्टर भी आता है तो वो टीम हमारी ऑन बोर्ड होती है और जाके रेस्क्यू का काम करती है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पीडीएमए में भी जो ना हमारे पास जो है अभी स्टडी चल रही है, मल्टी हैज़र्ड रिस्क वनरेबल रिस्क असेसमेंट की चल रही है स्टडी, यूसी वाइज हो रही है ये। अब यूनियन काउंसिल में पूरे सिंध के अंदर जितने भी यूसीज हैं वहाँ पे ये आ जाएगी, उसकी रिकमेंडेशन आ जाएंगी, तो उस पर रिकमेंडेशन मेरे ख्याल में शायद मे भी के इसी साल आ जाए हमारे पास। जब वो रिकमेंडेशन आ जाएगी तो वो उनकी रिकमेंडेशन पे फिर पीडीएमए उस पर मज़ीद काम करेगा। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि ज़लज़ले के साथ साथ कराची को किसी वक्त भी सुनामी का ख़तरा भी लाहक हो सकता है, और आए दिन सुनामी की वार्निंग भी जारी होती है। वो शुक्र है कि आज तक पत्नी किस वजह से कराची महफूज रहा है समंदर के किनारे होने के बावजूद भी। और ऐसे वक्त में कि जब ऐसी इसकी हैयत है, इसका हदूदरबा ऐसा है कराची का कि खुदा न खास्ता सुनामी अगर कल का ना खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा के कभी हिट करता है, तब इस हवाले से भी अवेयर हैं आप? देखिए, महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है कि 1945 में शायद इस टाइम आया था यहाँ पे सुनामी, और अब 70 साल उसको हो चुके हैं, तो मे बी के दोबारा आने के चांसेस हो सकते हैं। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने यूएनडीपी के साथ मिलकर जो ना कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए, उसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर में लगाया, हमारे यहाँ सिंध में और केमाड़ी में लगाया। इसके अलावा हम खुद जो ना पीडीए में जो है इस टाइम 14 अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है। उस पर हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, हम उसका जो अवार्ड करने जा रहे हैं उसका काम। और चौथा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेंगे उसमें हमारे पास केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, 2 डिस्ट्रिक्ट मलीर में है, और इसके अलावा जो है ठट्टा, सजावल और बदीन के अंदर जो हम ये 14 अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे। और इस सिस्टम के इंस्टॉलेशन के बाद जो है ना हम वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी देंगे कि जब अर्ली वार्निंग जब स्टार्ट हो जाए, वार्निंग मिल जाए, तो उसके बाद वहाँ के लोगों को क्या करना है। उसके अंदर कुछ बाकी थोड़ा रिस्पांस टाइम भी मिलेगा हमें। हम मिसाल के तौर पे अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई सान्या होने जाता है तो उससे आधे घंटे पहले वो सायरन बज जाएंगे। उसके बाद वहाँ के लोगों को हम अवेयरनेस सेशन करेंगे स्कूलों के अंदर। हमारा ये एक प्लान है कि हम स्कूलों के अंदर जाके लोगों को ट्रेन भी करेंगे। तकरीबन ये 1000 किलोमीटर का रकबा बनता है वहाँ से लेके वहाँ बदीन तक का, जिसमें ये। तीसरा सवाल कि हम एक बहुत बड़ा सानहा देख चुके हैं। सानहा क्या, एक कुदरती आफत हम देख चुके हैं हीट वेव की सूरत में 2015 में, और बहुत ही दर्दनाक मनाजिर अभी तक फेडेड नहीं हुआ है वो हमारी आंखों से। मुझे बताएं कि कल अगर जिस तरह मौसम में शिद्दत आ रही है, ख़ास तौर पे कराची के मौसम में जिस तरह शिद्दत आ रही है, तो किसी भी किस्म की ऐसी हीट वेव या फिर कोल्ड वेव में इसके लिए तैयार हैं आप? देखें, मेरे ख्याल में अप्रैल 2015 में पहली हीट वेव आई थी, ठीक है, और लोगों को इतनी शऊर भी नहीं था। हमें खुद एज ए एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। वो अचानक रमज़ान के दिन थे मेरे ख्याल में, एकदम से अचानक आई, 1100-1200 के करीब लोग जो है ना कराची से एक्सपायर हो गए थे। मैं खुद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 था उस टाइम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जब मैंने अपने आंखों से ये सारी चीज़ें देखी हैं। और या हमारे यहाँ मोर्चिद थी, उसके अंदर जो ना मैयतें रखने की भी जगह नहीं थी। और उसके बाद देखें गवर्नमेंट ने उस पर काम किया। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई ऐसा बड़ा सान्या रोनुमा हुआ। वो पहला था क्लाइमेट चेंज का, आपको पता है इंटरनेशनल मसला है ये, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से जब मौसम चेंज होता है तो ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसी इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा हीट वेव के वाले से कोई चीज़ आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले से उस पर स्टेप्स ले लेती है। आपने देखा वो जगह जगह पानी के कूलर रख दिए जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो है ना तैयारी हो जाती है, उनके लिए वार्ड जो है ना अलग से मुख्तस कर दिए जाते हैं। जहाँ पे एयर कंडीशन नहीं था, एयर कंडीशन लगा दिए जाते हैं। तो इससे जो ना बहुत सी चीज़ें जो ना बहुत इसका फ़र्क पड़ेगा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और 15 से लेकर आज हम 2021 में, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई ऐसा बड़ा सान्या हीट वेव के वाले से हुआ हो। वैसे तो मेरे 3 सवाल मुकम्मल हो गए, लेकिन एक अचानक ही सवाल जनरेट कर गया है, वो ये कि एक्चुअली ये पीडीएमए का काम क्या है। और ये जो तीनों मैंने आपको सवाल आपसे किए हैं, ज़लज़ला, किसी भी किस्म का सुनामी की अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कंडीशन होती है या कोई ऐसी सूरत हाल होती है, और ये जो मैंने मौसम की शिद्दत के हवाले से अगर खुदा न खास्ता हीट वेव या कोल्ड वेव के, तो अगर मैं इन तीनों में से ये जो मैंने तीनों आपको सूरत हाल मैंने बताई हैं, तीनों में से वही वाला सवाल वहीं का वहीं रह गया है कि चैलेंजिंग आपके लिए ज़्यादा कौन सी सूरत हाल होगी? हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज जो है, हमारी कोशिश तो ये होती है, हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं इस पर, जगह जगह पे
हमारे अफसरान लगे रहते हैं कि हम ये जो डिज़ास्टर आ रहा है ये ना आए। ट्रेनिंग बाकायदा हम लोगों को जाके करा रहे होते हैं कि जब बड़ा डिज़ास्टर जो है वो किसी तरीके से ना आए। अगर खुदा न खास्ता आ जाता है तो फिर उसको जो ना रेस्क्यू कैसे किया जाए, वहाँ से लोगों को बचाया कैसे जाए अगर खुदा न खास्ता। उसके बाद जब वो डिज़ास्टर ख़त्म हो जाता है तो लोग बड़े पुरसान हाल होते हैं, तो उनकी दाद रसी कैसे की जाए, ये 3 काम होते हैं हमारे। इसमें हमारी सबसे पहली कोशिश तो ये होती है कि डिज़ास्टर आए ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। जैसे नहीं, अगर देखें कि अगर तूफान फ़र्ज़ करें कि सुनामी की वार्निंग जारी हो गई है और सुनामी खुदा न खास्ता आ रहा है, तो उसको कैसे आप रोकेंगे? देखिए, सुनामी अगर खुदा न खास्ता आ रहा तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोगों को अवेयरनेस हम देने जा रहे हैं कि हम वो सुनामी आने से पहले वो जगह खाली करती जाए। क्योंकि बेसिकली फील्ड के अंदर होता ये है, जब कोई डिज़ास्टर आने वाला होता है, बारिश आ रही होती है, लोग जो है वो जगहें नहीं छोड़ते। लोगों के अंदर इतना शऊर नहीं होता कि जगह छोड़ दें, ये हमारी जानों को इससे ख़तरा होगा, लेकिन लोग वहाँ से निकलने पर राज़ी नहीं होते। तो हम उनको इतनी अवेयरनेस दे दें कि कोई अगर डिज़ास्टर आ रहा है तो उससे पहले जो ना वो उसको जगह छोड़ दें या अपने हिफाजती इक़दाम कर लें। लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे कि देखिए इस वक्त जो दौर चल रहा है, इस हवाले से तरबियत मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में और इवन के मेरे ख़्याल में तो ऑफिस में भी ये कितनी ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा मौका आए कि कोई ज़लज़ला हिट करता है कराची को, सुनामी आता है या कोई ऐसा, तो इनकी तरबियत लोगों की, आम लोगों की, ख़ास तौर पे बच्चों की, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ सिविल डिफेंस का इदारा है जो ये काम कर भी रहा है। हाँ, मेरा तो ख्याल है वो काफ़ी स्कूलों वगैरह में ये अवेयरनेस वगैरह देते हैं जाके, सिविल डिफेंस के लोग इंस्ट्रक्टर हैं उनके, और ये लोगों को जो है ना ये अच्छा हमारे यहाँ। इसके अलावा मेरे ख्याल PIA का इदारा है और भी कुछ एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे ये काम बाकायदगी से कराया जाता है। कराची का जो इस वक्त फैलाव है और जिस बेहंगम से फैलाव है, तो रेस्क्यू में, क्योंकि आपका रेस्क्यू का काम है, तो इसमें ये चीज़ आड़े आ सकती है? क्या उनसे चीज़ आड़े आ सकती है? जिस तरीके से कराची का बेहंगम तरीके से फैलाव है, ज़ाहिर है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये शहर कायद नहीं बसा ना, कराची इस तरह नहीं बसेगी, तो आपको भी पता है ये हर्डल हो सकती है बीच में रेस्क्यू। होती है, ये कई जगह पे ऐसी होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो आजकल ज़्यादातर डिज़ास्टर ये होता है, 60 गज के मकान, 60 गज के प्लाट पे 6 मंजिला बिल्डिंग है, वो डिज़ास्टर हो जाता है, कोलैप्स कर जाती है बिल्डिंग। तो अफसरान होते हैं, हमारा एक पार्ट एंड पार्सल है जो इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया जो डिप्टी कमिश्नर की सूरत में होती है, ये भी हमारे PDMA का पार्ट एंड पार्सल है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो वहाँ पे ACs और ये मुख्तारकार वगैरह जाते हैं फील्ड के अंदर। थैंक यू सो मच मिस्टर शुजात। चीख उठा कराची में आज बस इतना ही। एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हमने आज एक शो किया है, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह हमने इससे पहले बहुत से ऐसे शोज़ किए हैं कि जिनको संजीदगी से लिया गया है, इस शो को भी संजीदगी से लिया जाए। ये सिर्फ शो करने का मकसद ये नहीं है कि हमने आपको अलर्ट कर दिया, हमने आपको बता दिया, बल्कि इसका मकसद ये है कि अब आप सोचिए, जो हमने 2015 में नहीं सोचा था, उस वक्त वो वाली जो हीट वेव हमने बर्दाश्त की थी, उसमें जो हमने नहीं सोचा था, जो हालात उस वक्त थे, आइंदा ऐसे हालात खुदा ना खास्ता किसी भी हवाले से ऐसे ना हो, इसके लिए आज ये शो करना बहुत ज़रूरी था। अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।